अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान का यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर। वालेकुम सलाम इरम यावर, क्या हाल है मैं ठीक ठाक, आप कैसे? मैं पहले जैसा हूँ, अब बताएं कैसा हूँ। अच्छे। बस ठीक। चलें, गुड। अच्छा, आपसे कुछ अहम सवालात शुरू करें। पीडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। किसको? इन्होंने किया है पीपीपी को और एएनपी को। ठीक है। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी बीएपी को जो उन्होंने वोट लेने और उसका सारी जो प्रोसेस किया है उन्होंने उसका 7 दिन के अंदर जवाब दें। तो क्या कहते हैं आप अब उसके बात बारे में? यह है कि ये कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबको पता था क्या हो रहा है, हम लोगों ने तो पहले प्रिडिक्ट किया था, तो अगर हमें पता था तो नून लीग को तो पता होना चाहिए था, बिल्कुल। और मौलाना को भी। दूसरी बात यह है कि बीएपी जो है या और कोई भी इंसान है, वो इस मुल्क का पार्लियामेंटेरियन है, उसको अप्रोच करना उनका आईनी हक है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। अगर वो कांग्रेस से मदद मांगे या कोई बीजेपी से मदद मांगे तो गलत है, तो वो तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी जमात से किया। और ये एक ट्रेडिशन है। आप देखें, यूसुफ सत्ता गिलानी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने हर मेंबर को खत लिखा है, जिसमें इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खत लिखा। अब जो राइवल पार्टी के हैं उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन उन्होंने कायम रखी कि मैंने हर एक से वोट लेना है, ताकि ये ना हो कि मेरे से तो मांगा नहीं। अब मांगा है, उन्होंने दे दिया और उनको मिल गया। आपने कभी वो देखा है कि एक बड़े लोग, हम कॉलेजेस में जब होते थे तब ज़्यादा ये बातें होती थी सतही लेवल की, कि बड़ी खूबसूरत लड़की होती है, उसके साथ उसकी शादी जो है ना बड़ी चवल से बंदे से हो जाती है, एवं आम से बंदे से हो जाती है। वो असल में होता ही है कि इतनी खूबसूरत लड़की जब खड़ी होती है ना, हर आदमी सोचता है कि मुझे इसने कहाँ लिफ्ट करानी, तो कोई रिश्ता ही नहीं भेजता। तो जो रिश्ता भेजता है, खाला का बेटा या फूफी का बेटा, पहले ही उससे चवल उससे से हो हो जाए। जाती है। तो वो बाप भी बैठी हुई थी हम्म। कि कोई रिश्ता तो भेजिए, कोई रिश्ता तो मांगे। पीपल्स पार्टी ने मांगा, उनको मिल गया। मिल गया, बिल्कुल कहता, ठीक अब है। इसमें रोने की क्या बात है। बाकी ये मीडिया में जिंदा रहने के लिए है ना, कि हमने नोटिस दे दिया तो ये कर दिया। फर्ज करे वो जवाब नहीं देते नोटिस का, ही क्या कर लेंगे? कहेंगे बिल्कुल पीडीएम ठीक से है। फारिग, तो उसका मतलब पीडीएम फारिग ना, क्योंकि पीडीएम शुरू ही बिलावल की वजह से हुई थी, बिल्कुल ठीक इनकी है। वजह से तो नहीं हुई थी। हम्म। उसने सबसे पहला इजलास बुलाया था, उसने सबसे पहले ये सजेशन दी थी, तो इस नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, बिलावल को लेकर आगे चलते हैं कि सेनेट ऑपोजिशन जो है वो दो बड़ी हिस्स मेहनत करनी पड़ेगी बिलावल को लेके आगे चलने के लिए। हाँ। फिर भी चलते हैं। हाँ, चलें। सेनेट ऑपोजिशन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। हाँ। ठीक है। और इसमें नून लीग और जेयूआई जो है वो इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं और पीपीपी को फुल बैशिंग चल रही है। बिलावल ने कहा कि मैं अकेला इस ऑपोजिशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि बिलावल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। वो उसने अब अचीव कर लिया अपने टारगेट्स जो है सेनेट के अंदर और बाई इलेक्शंस के अंदर, और अब वहाँ से डिक्टेट करने के लिए वो तैयार है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सूट करता है कि जब लेजिस्लेशन आ रही हो, अगर उनको सिर्फ पीपल्स पार्टी से डील करना पड़े उनको समझाने के लिए, तो कोई लेजिस्लेशन रुकेगी नहीं और वो पास होती रहेगी। तो नून लीग और जेयूआई जो है उनको सोचना पड़ेगा कि यार हम एक किसी चीज़ के ऊपर हम इसको इशू ना बनाएं। असल में मैं आपको बताऊं, एक बड़ी अजीब सी टर्म है जो इस जगह पे इस्तेमाल हो रही है, वो ये है कि कल मैंने किसी का वीलॉग देख रहा था। हमारे दोस्त ही हैं जर्नलिस्ट भट्ट साहब, गौर भट्ट, उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, नाबालिग सियासतदान। ठीक है। सो दैट मेक्स सेंस हम्म। कि ये नाबालिग सियासतदान जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया, जिसमें मरियम जो है वो शी टेक्स द शी केक। टेक्स द लीड। हाँ। तो अब मरियम की ही आगे बात चलते हैं। तबीयत ठीक नहीं हुई मरियम की और दोबारा कोरोना टेस्ट रिकमेंड किया गया है। तो आपको क्या लग नहीं, रहा पहला कोरोना भी मर गया। है? पहला कोरोना नेगेटिव आया था अच्छा, ना, पर नेगेटिव। गले में दर्द है। गले में दर्द है। तो अब दोबारा कोरोना टेस्ट रिकमेंड किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये मरियम और मौलाना को सियासी बीमारियां हैं? मौलाना का मुझे नहीं पता। मौलाना को हो सकता है कि वो बीमार हो। मौलाना को ज़रूरत नहीं है इन बात पे गलत बयानी करने की। ठीक है। और जो भी उनको जानता है उसको पता है कि मौलाना का एक अपना हल्का अहबाब है, उनका एक अपना जोर है, उनके अपने स्ट्रेंथ है। वो अकेले भी कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ करना हो, उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मरियम ड्रामा कोई नहीं, और झूठी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी बातों बिल्कुल। में झूठ बोला है उसने। उसके बाप ने भी ड्रामे किए हैं बहुत ज़्यादा।
तो मरियम जो है ना, अब इसको कोविड अल्लाह करे ना हो, मैं ये तो दुआ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अभी बड़ी अजीब अजीब बीमारियां पता चलेंगी। डॉक्टर अदनान को आप फुली एक्टिव होने दें यहाँ पे, और जिन बीमारियों का हमारे डॉक्टरों ने भी नाम नहीं सुना होगा वही कोई बीमारी होगी। 1 साल से कोई रिसर्च करा होगा मैंने कौन सी बीमारी बतानी है बिल्कुल ठीक। कि जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं होता। ये सारी एनआरओ की बातें हैं। और कल मेरी पीटीआई के 2 बड़े सीनियर मिनिस्टर से बात हुई है, और उनका सवाल ही नहीं पैदा होता। कब कैबिनेट में अगर इसका नाम आए कि ईसीएल से हटाना है तो हम तो उसके अगेंस्ट करेंगे। मुझे पता है इमरान खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अच्छा। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। इमरान खान खत्म कर देगा हुकूमत अपनी, एनआरओ नहीं देगा, अच्छा। ठीक है ना। और वो भी मरियम को तो नहीं मिलेगा ऑफ ऑल द पीपल। वो ठीक है। आपको मिल जाएगा, शुएब को मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मरियम को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो इनको निकाल दें बीमारियां, चलें, अब उनको इसी जगह पे इलाज कराना पड़ेगा। ये अब इंटरेस्टिंग टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे। नाबालिग सियासतदान। अच्छा, अब थोड़ी हम ज़रा सैड बात कर लें। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं, उनको आज उनकी बेगम और 2 बच्चों समेत सड़क के ऊपर गोलियां मार के, कल हुआ था, कल हुआ था, अच्छा, हलाक कर दिया गया। और साथ ही मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक खातून ने सड़क के ऊपर 2 बच्चों को, शी गेव बर्थ, जन्म दिया 2 बच्चों को। तो ये जो बेहिसी का इतना नज़र आ रहा है दौरा, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि पहले तो मेरे हिसाब से तो एंटी टेररिस्ट ये कोर्ट के जो जज हैं उनकी वाइफ और 2 बच्चे, मैं तो उनको शहीद कहूँगा, वो शहीद हुए हैं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर आमीन। वालों को सब्र दे। ये मैं बहुत सालों से एक बात कह रहा हूँ और लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान 9/11 के बाद वो वाहिद मुल्क रह गया है जिसमें लॉज ऑफ एविडेंस जो है रिविजिट होने हैं, और नहीं हुए। अब बड़े से बड़ा दहशतगर्द है, वो सामने खड़ा होकर उसने गवाही लेनी है, आपने उसके गवाह ने भी उसके सामने गवाही देनी है, जज ने भी वहीं सुननी है, और उसके बाद वो सारी उम्र के लिए ऑन थ्रेट है। बिल्कुल। तो आप किसी दहशतगर्द को सजा देते हैं, तो हमारे जो लॉज ऑफ एविडेंस हैं वो रिविजिट होने चाहिए ताकि हमारे जजेस को प्रोटेक्शन हो, हमारे लीगल काउंसिल्स को प्रोटेक्शन हो, हमारे विटनेस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा अगर हमने वाकई दहशतगर्दी को इस मुल्क से ख़त्म करना है। जहाँ तक दूसरा वाक़या है ना, तो मैं आपको बताऊँ, उसकी यही यास्मीन राशिद वगैरह बड़े शोर मचाते थे जब शहबाज शरीफ के टाइम पे ऐसा जी हुआ कि बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन कर दें। बिल्कुल। तो अब देखते हैं इनमें से कौन रिज़ाइन करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या ये अपने आप पे वही चीज़ें अप्लाई करते हैं कि नहीं हम्म। करते, कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की नारेबाजी है। बट जब तक इस मुल्क में 2 कवानीन हैं, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग, बिल्कुल। तो बच्चे सड़क पे पैदा होते रहेंगे, लोग सड़क पे मरते रहेंगे। अग्रीड जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जदीद तरीन असले से लेस 2000 भारतीय फौजी जो हैं वो चंद सूरमाओं से जो है मात खा गए हैं, ठीक है। इसके अंदर 22 भारतीय फौजी मारे गए हैं, 1 लापता है, 3 जख्मी हैं। तो आप इस खबर को कैसे लेते हैं? देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, उस पर मेरे इंडियन जानने वाले और दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि इंडिया की आर्मी नहीं है, इंडिया की एक मिलिशिया है। अच्छा। और किसी भी आर्मी के लिए 22 कैजुअल्टीज होने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने अगले की भी कम से कम 40 कैजुअल्टीज की और वो भी आर्मी हो। ओके। ये तो एक ग्रुप था गांव के अंदर, जैसे गोट के अंदर या इस तरह के ग्रुप हैं कि चरर पिंड में आप जा रहे हैं और आप वहां पे 22 फौजी खुदा न खास्ता मर जाएं, तो आप ये उस टाइप की बात है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम डीप रूटेड है, इट इज़ नॉट जस्ट आर्मी, बिकॉज उनमें आप ये देखेंगे कि मोटिवेशन नहीं है ये करने की। और पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि 13 सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो हैं इंडिया में खड़ी हो गई हैं। आपको तो सिखों का पता होगा, लेकिन सिख अब इस वक्त 8वें नंबर पे है जो खालिस्तान की मूवमेंट है। नंबर 1 पे नेक्सलाइट्स कर रहे हैं, नंबर 2 पे मणिपुर वाले कर रहे हैं, नंबर 3 पे माओइस्ट कर रहे हैं जिनका आप जिक्र करी हैं, फिर नागालैंड वाले कर रहे हैं। और ये सारी जो सेसेशन की मूवमेंट्स हो रही है इंडिया से अलग होने की, आप देखें आई थिंक नागालैंड है जिसने नेशनल एंथम अपना बना दिया अभी, और उसके बाद उन्होंने फ्लैग अपना बना दिया। तो ओपन डिफाइंस है ना एक इंडियन बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन से। जो ये हिंदुस्तान की सोच है जो मोदी लेके आया,
ये हर जगह परमिएट कर गई है। अच्छा, उनकी आर्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से कि देखें, आर्मी जो है ना, इंडिया की आर्मी में बड़ा मिक्स है। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बिल्कुल ईसाई भी हैं, सारे लोग हैं। अब वो एक आउटफिट के तौर पे नहीं लड़ रहे, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिटोरिक है हिंदू सुपीरियोरिटी का, ये हर जगह परमिएट कर रहा कर है। गया बिल्कुल। तो अब उनको हो सकता है कवर जो है वो जैन ने और सिखों ने देना और उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया, या बिल्कुल मुस्लिम से देना उन्होंने नहीं दिया, वो मर गए, वो ट्रैप होके, और उनके कवर वालों ने। ये तो अभी केसेस ऐसे भी आए हैं इंडियन आर्मी के कि वो लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे अच्छा। कि मेरा मतलब धर्म जो है बस्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। सो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ना मोदी की, हिंदुत्व की, इसने फौज को तो मरवाना ही मरवाना है, अच्छा। लेकिन इसने पूरे हिंदुस्तान को मरवा के छोड़ दिया। ये जो इनटॉलरेंस है ना वहां पे ऑन फेथ एंड ऑल दैट, ये मिडिएवल एजेस की बातें हैं। बिल्कुल सही है। और ये अब वहां पे हम देख रहे हैं सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड सेक्युलर कंट्री, लेकिन अग्रीड जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सेक्युलर वैसे शायद मुझे नहीं पता किस बेशर्मी से अपने आप कहते हैं, जब एक तरफ हिंदुत्व की नारे मारे, नारे दूसरी मार तरफ सेक्युलर कैसे कह सेक्युलर सकते हैं कहते अपने हैं, आप हाँ को? जी। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस बताएं। वैसी एक अलग बात जी होगी जी। कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है पूरे रीजन में जहां पे फंडामेंटलिज्म जो है ना वो उरूज पे नहीं आया। अच्छा। आप ये देखें कि हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं कि फंडोस हैं, ये है, बिल्कुल। मौलवी हैं, ये, लेकिन आज तक इस मुल्क में फंडामेंटलिस्ट जो है वो जीत कर हुकूमत नहीं बना सका। जबकि ईरान में बन चुकी है, अफगानिस्तान में बन चुकी है, हिंदुस्तान में तीसरी दफा आई दफा है आई है, बिल्कुल बीजेपी की, ठीक है अग्रीड ना। अग्रीड। नेपाल में फंडोज हैं, श्रीलंका में फंडामेंटलिस्ट आए, मालदीव्स में फंडो गवर्नमेंट आई। पाकिस्तान में हमने फंडामेंटलिस्ट को शेयर दिया है पार्लियामेंट के अंदर, हमने उनको गवर्नमेंट नहीं दी है। तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, पाकिस्तान में आज तक भाई फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आई। ट्रम्प वाज अ फंडामेंटलिस्ट और वो आया। ट्रम्प तो साइको भी था, मेरा ख्याल साइको भी था, वो तो फंडामेंटलिस्ट भी था, फंडो भी था। रेसिस्ट भी था, आई मीन ही वाज एवरीथिंग। और आप देखें कि पाकिस्तान में जो भी वजीर आजम आता है, ये सदर आता है, अभी तक आप देख लें वो रेसिस्ट नहीं था। हाँ नहीं, रेसिस्ट नहीं है। ठीक है ना, आप उसे जो मर्जी इख्तलाफ करें, दैट इज समथिंग दैट हमें बड़ी एक एज हासिल है, लेकिन थोड़ी अवाम को एजुकेशन भी साथ मिलनी चाहिए, जिसके अंदर नहीं, शायद नहीं, गवर्नमेंट हमारे तो उतनी खास को नहीं भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अवाम की क्या, अभी जी तक बिल्कुल। तो ये मुल्क वो है जो बहस कर रहा है फेसबुक के ऊपर कि वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है, अब इसका क्या इलाज है। ये आपसे एक सवाल पूछना है बड़ा जरूरी, आपने लगवा ली? मैंने लगवा ली। क्या रिएक्शन हुए? क्या वैसे रिएक्शन हुए जैसे हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं अपने बेटे को साथ ले गया था। मैंने कहा यार मैंने इतना सुना था कि नींद आ जाती है तो ये होता है, तो मैंने कहा गाड़ी फिर कोई और चला लेगा। ठीक है। मुझे तो वो नींद भी नहीं आई, खैर। और मैं आया हूँ, मैं आराम से, मैं चुगताई लैब गया था, बड़े आराम से रजिस्ट्रेशन हुई है, अच्छा। बड़े आराम से वो वैक्सीन लग गई। ठीक है। पहले उन्होंने 1 घंटा मेरे चेकअप्स करते रहे क्योंकि मेरा बीपी ज़्यादा था या वटेवर। ठीक है। उसके बाद जब नॉर्मलाइज हुई हैं चीज़ें, टेम्परेचर नहीं था, उन्होंने आके मुझे लगा दी। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने परसों रात को लगवाई थी, तो मैं कल भी शो कर रहा था। ठीक है। मुझे तो नहीं हुई, मेरे साथ काफ़ी दोस्तों ने मेरे लगवाई, उनको नहीं हुई। मेरा एक क्लास फेलो है राव मजहर, उसके बेटे ने लगवाई, उसको शिवरिंग हुई है। अच्छा। और उसके बाद वो शुक्र अल्लाह का कि ठीक हो गया। तो देखें, हर एक की बॉडी का डिफरेंट एक रिएक्शन है, लेकिन जनरली हम इससे खौफ खाएं या जो मर्जी खाएं, लगवानी है लगवानी तो है हमें। अब आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, बिल्कुल जी। सारों के बच्चे हैं। अब छोटे बच्चों को हम जाते थे ना, जबरदस्ती डॉक्टर के आगे पकड़ के रख देते थे, हाँ। और वो डस करके सुआ भी मारता था, और फिर हम बिल्कुल। पैसे भी देते थे, ये वैक्सीन लगवा दी। हाँ। आज अपनी बारी आई है हमारी, तो हम 100 बातें सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, हाँ। उसने किया कि नहीं किया, उसने किया कि नहीं किया। भाई, अपने बच्चों के वक्त तुम क्या सोचते थे कि इनकी सेहत के लिए जरूरी है, बिल्कुल। इनकी जिंदगी के लिए जरूरी है कि पोलियो का वैक्सीन हो, काली खांसी का हो, खसरा का हो। तो अब अगर ये जरूरत पड़ी गई है तो लगवाएं, लगवा लें। हाँ, एग्जैक्टली। कोई फर्क नहीं पड़ा। और जौन सी मर्जी लगवाएं, अच्छा, मैं ये भी बता ये दूं, भी मैं पूछना चाहती थी कि कोई फर्क नहीं। आप रशियन, चाइनीज, एनीथिंग। और बाबा वैक्सीन उसका वही होना है। आप कहें कि ये बेस्ट है तो ये बेस्ट नहीं है, ये वो, ना आपकी वो काबिलियत ना मेरी वो काबिलियत। हमें जो अवेलेबल हो ना, हमें लगवा लेनी चाहिए। गेटिंग अ वैक्सीन इज बेटर देन नॉट गेटिंग एनी वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल।
इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल एंड नेसेसिटी। आपको मैं बताऊं वैक्सीन करती क्या है? हाँ जी। कोविड तो फिर भी हो सकता है, हाँ इतनी दूर बैठने से नहीं होगा, लेकिन क्लोज कांटेक्ट से होता है। अब कोविड की 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है एसिम्टोमेटिक, जिसमें आपको सिम्टम्स नहीं होते नहीं और आप होते। कैरी कर रहे हैं। हाँ जी। दूसरी है आपको माइल्ड सिम्टम्स, के गला खराब है थोड़ा सा ये वो। तीसरा है सीवियर सिम्टम्स, बुखार भी, गला भी, सांस की प्रॉब्लम। चौथा है वो सिम्टम जहाँ आपके ऑक्सीजन लेवल की या सैचुरेशन लेवल इतना लो होता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल। वेंटिलेटर की जरूरत होती है। और पांचवा है डेथ। तो वैक्सीन बेसिकली जो करती है ना, वो आपको 3 स्टेजेस तक रखती है ओके। कि आपको कोविड हो तो सकता है क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं तो लगेगा, बिल्कुल। लेकिन खुदा ना खास्ता आपको वो वेंटिलेटर तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, माइल्ड रहेगा, माइल्ड या कम रहेगा, कम रहेगा। कि वो ठीक है, डेथ वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। ठीक हो गया। सपोजिटली ये वैक्सीन का फायदा है, ये फायदा नहीं कि उसे कोविड होगा होगा नहीं, नहीं। लगवाने के बाद भी आपको प्रिकॉशन लेना है। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस You're नॉलेजेबल थिंग। अच्छा जी, इंडिया की बात कर रहे थे हम। इंडियन एयर चीफ ने कहा है कि हमारे राफेल एयरप्लेन्स जो हैं दे आर रेडी फॉर कॉम्बैट। तो हम डर जाएं? मेरा ख्याल है इंडियन एयर चीफ को आप उतनी अहमियत दें जितनी आप पॉलिटिक्स में मरियम नवाज को देती हैं। वो उधर की ड्रामा क्वीन है मुझे लगता है, जैसे अमेरिका में किम कार्डेशन है, हमारे पास मरियम नवाज है और एक मीरा है, और इंडिया के पास उनका वो एयर चीफ जो है ना, वो पूरी ड्रामा क्वीन है। पहली बात तो यह है कि कॉम्बैट करना किससे है भाईजान। अच्छा, ठीक अच्छा, है। ये आपने जो स्टेटमेंट दी है। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्दी भी अगर कर लेंगे ना वो, तो उनको 2 साल लगने हैं अभी अच्छा, कॉम्बैट रेडीनेस। ये 5 प्लेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, 40 प्लेन्स की बात नहीं कर रहा। ओके। क्योंकि आपको मैं एयरफोर्स का एक बेसिक असूल बताता हूँ। जो पायलट टू प्लेन रेशो होता है ना फोर्सेस का, वो रफली 6 पायलट्स टू अ प्लेन या 8 पायलट्स टू अ प्लेन होता है, कि वो ट्रेन पायलट तब ऑप्टिमाइज होता है ना, ठीक जो है। 24 घंटे उड़ सकता है ना फिर वो बार बार, अगर ठीक। उतने पायलट हों। तो अभी तो आपका 5 पायलट है, आपका एक जहाज ऑप्टिमाइज नहीं हुआ पूरी तरह। तो ओके। और पायलट ट्रेनिंग जो है वो इतनी आसान और मुश्किल है जितनी वो इंडियन एयर चीफ को मिली हुई, तभी तो वो एक जहाज गिरा के बैठे होते हैं। वो ठीक जो हो कभी गया। कोई कहीं मिग 21 गिरा होता है, कहीं मिग 25 गिरा होता है, कहीं उनको तो बदनसीबों को क्रो 8 से गिर चुका है। अच्छा, ठीक ये है। दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है मैंने देखा है जिसका जेट इंजन क्रो हिट की वजह से क्रैश। और वो कौन सा जेट, मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि मिग का इंजन पीछे लगा होता है, और अगर आप उसी तस्वीर देखें फ्लेम्स आ अच्छा, रहे होते हैं ना इंजन में जी से, जी। बर्निंग होती है, पीछे से क्रो गया और अंदर घुस गया। यार ये खुदा के लिए हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन वो खुद कहते हुआ है तो मैं मान रहा हूँ उनकी बात। तो ऐसे बदनसीब जहाज जिनको कवा गिरा दे पीछे से आके, तो सामने से भी नहीं पीछे से आके, तो आप खुद सोच लें। अब ये ड्रामा क्वीन है। और दूसरी बात है, मैं आपके थ्रू मैं इंडियन एयर चीफ को एक मैसेज दे देता हूँ प्लीज दें। कि JF-17 थंडर का जो 3rd जनरेशन है ना, जो अब अगले 6 महीने में फुली ऑपरेशनल होगा इंशाल्लाह, वो F-16 से भी बेहतर है। ठीक तो है। ये राफेल विल बी अ फ्लाइंग डक फॉर अस। पंगा ना ले, चलें। इस बार हमने चाय भी नहीं पिलानी, ओ, जबरदस्त। छितर मारने हैं पकड़ के। अग्रीड। अच्छा, ऑन दैट नोट आखिरी चीज, ब्रिटेन ने हमें बैन कर दिया है, हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, रेड अलर्ट पे पाकिस्तान को डाल दिया है। तो अब ऐसे ये बैन तो होना चाहिए था ब्रिटेन पाकिस्तानियों पे, क्योंकि ना वो उधर रहे हैं, उधर भी उन्होंने गंद डाला, फिर वो इधर भी आते रहे हैं और इधर भी वो वेव लेके आते रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये बैन जो है अब ये पॉलिटिकली चैलेंज हुआ है, आज ही हाउस ऑफ कॉमन में हो रहा है, मुझे पता है। मेरी बात हुई है कुछ मेंबर से वहाँ पे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी। उनकी जो होम सेक्रेटरी आई है ना प्रीति, वो इंडियन नर्स ब्रिटिश है और बड़ी बायस्ड है। तो ऐसे बहुत से मुल्क हैं जैसे फ्रांस है या और कंट्रीज हैं जहाँ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हाई रेट है, उनको रेट पे नहीं डाला ओके। और पाकिस्तान को डाल दिया। तो अब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में चैलेंज हो रहा है। ओके। और मेरा ख्याल है कि और 2-4 दिन में ये जो लॉ है ना ये रिपील होगा। अच्छा, ओके, चलें। थैंक यू सो मच मुबशर, इट वाज वेरी नॉलेजेबल एज यूजुअल। थैंक यू। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आपके कोई सवाल हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल भेजें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। ओके, खुदा हाफ़िज़।